नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज हम अध्याय 6 जो कि है आपका नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने वाले हैं। इसका आज हम सिद्धांत भाग पहला पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के अनुभाग 6.1 और 6.1.1 को विस्तार में समझेंगे। यह रहा आपके सामने अस्वीकरण। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के व्याख्यान के हमारे सीखने के उद्देश्य क्या-क्या है। तो सबसे पहला सीखने का उद्देश्य है कि आज हम एक तंत्रिका अणु की मूल संरचना का विवेचन करेंगे और इसके मुख्य भागों यानी कि ध्रुमाकृतिका, कोशिकाकाय तथा तंत्रिकाक्ष की पहचान करते हुए उनके विशिष्ट कार्यों को समझेंगे। तत्पश्चात हम तंत्रिका आवेगों के संचरण की प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसमें ध्रुमाकृतिक, कोशिकाकाय तथा तंत्रिकाक्ष की विशिष्ट भूमिकाओं की व्याख्या करेंगे। अंततः हम यह समझेंगे कि तंत्रिका ऊतक विभिन्न उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप विद्युत आवेगों को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक उनका संचरण कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो यह हमारे आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं आज के व्याख्यान की अनुक्रमणिका के बारे में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वह है जीव जंतु यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो कि है आपका 6.1 अनुच्छेद। इसके बाद हम गतिविधि यानी कि क्रियाकलाप 6.1 पर चर्चा करेंगे तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या होता है जो कि 6.1.1 अनुच्छेद में है, और तत्पश्चात हम सारांश के साथ इस अध्याय को समाप्त करेंगे। सारांश जानने के बाद हम एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न हल करेंगे, फिर कुछ मुख्य बिंदु तथा रोचक प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसे आपको स्वयं हल करना होगा। अब हम शुरू करते हैं आज का व्याख्यान पशु तांत्रिका तंत्र के साथ। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं। किसकी परिभाषा? कि नियंत्रण और समन्वय आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जो जीवित जीवों में समस्थापन बनाए रखने में मदद करती हैं और उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का तात्पर्य उस तंत्र से है जिसके द्वारा एक जीव अपने शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को विनियमित करता है ताकि वे एक साथ मिलकर कार्य कर सके। यह प्रक्रिया होमियोस्टेसिस बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जिसका अर्थ है बाहरी वातावरण में बदलाव। यानी कि तापमान में जिस तरीके से वृद्धि हो या कमी हो, तो ये सभी क्या है? बाहरी वातावरण में बदलाव है। तो इन सभी के बावजूद शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना, यदि यह समन्वय न हो तो जीव की कोशिकाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगी, जिससे उसका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। आइए देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय के अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैविक प्रक्रियाओं की समझ, इसे सीखने से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा शरीर केवल अंगों का समूह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत इकाई है जहां हर क्रिया दूसरी क्रिया से जुड़ी है। समस्थापन की बात करें तो हमें यह समझाता है कि जीवन किस प्रकार अपने भीतर के तापमान या फिर जल की मात्रा और शर्करा के स्तर को संतुलित रखते हैं। फिर अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो इसके माध्यम से हम मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता को समझते हैं जो पलक झपकते ही सूचनाओं का विश्लेषण करता है और शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए निर्देशित करता है। अगर हम बात करें फिर अंतःस्राव के नियंत्रण की, जिसे हम शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमित करने से हार्मोन की भूमिका का हम अन्वेषण कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि अंतःस्रावी नियंत्रण के माध्यम से हम विशिष्ट ग्रंथियों तथा उनके द्वारा श्रावित रसायनों, जिन्हें अंतःस्राव कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, उसके महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि, चयापचय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को
विनियमित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आइए व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस विषय के अध्ययन के माध्यम से हम यह समझने में सक्षम होते हैं कि पक्षाघात यानी कि लकवा अथवा अन्य तंत्रिका संबंधी विकार किस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम या फिर विभिन्न अंगों के मध्य होने वाली सूचनाओं के संचार और आपसी तालमेल को पूरी तरह बाधित कर देता है। वहीं अगर हम अंतःस्राव के संतुलन के महत्व और स्वास्थ्य पर भी इसके प्रभाव को समझे तो क्या होगा? यह ज्ञान हमें इस तरीके से हम इस चीज को हम इस तरीके से समझ पाएंगे कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है। जो यह अंतःस्राव संतुलन है, यह हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है और हमें यह गहराई से समझने में सहायता करता है कि इंसुलिन की अल्पता से मधुमेह का होना अथवा थायराइड जैसे अंतःस्राव के संतुलन से उत्पन्न होने वाली विभिन्न शारीरिक समस्याएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। और अंत में हम यह संपूर्ण अध्ययन हमें मानव शरीर की अद्भुत कार्यक्षमता और प्रकृति की उस सूक्ष्म संरचनात्मक दक्षता की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है जो हमें प्रत्येक क्षण सक्रिय, संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करती है। फिर हम सजीवों की गति का परिचय देते हैं। देखिए, सजीवों के भीतर जीवन को बनाए रखने के लिए श्वसन, पोषण और परिवहन जैसे विभिन्न जैव प्रक्रम निरंतर चलते रहते हैं। अब जो ये प्रक्रम है, ये प्रक्रम शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिससे जीव जीवित रहता है और वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है। सजीवों को निर्जीवों से अलग पहचानने का सबसे प्राथमिक आधार दृश्य गति ही होती है। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि यदि गति कोई वस्तु स्वयं के प्रयास से स्थान परिवर्तन कर रही है या हिल रही है तो वह जीवित है। हालांकि कुछ गतियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, जैसे कि आणविक गति। वहीं अगर हम पौधों में अधिकांश गतियां उनकी वृद्धि से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है या उसकी जड़ें जमीन के नीचे गहराई में जाती हैं, तो यह गति कोशिका विभाजन और विकास का परिणाम होती है। यदि पौधों की वृद्धि रोक दी जाए तो इस प्रकार की गतियां भी समाप्त हो जाती हैं। वहीं अगर हम बीज का अंकुरण वृद्धि आधारित गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो नन्हा पौधा मिट्टी को चीरते हुए और उसे एक तरफ हटाते हुए ऊपर की ओर निकलता है। यह बल और गति दर्शाती है कि जीवन की शुरुआत वृद्धि के साथ सक्रिय संचलन से होती है। सजीवों में सभी गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए किसी बिल्ली का दौड़ना, बच्चों का झूले पर खेलना या हमारे शरीर में हृदय की धड़कन ऐसी गतियां हैं जो शरीर के विकास से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति अनुक्रिय या मनोरंजन से प्रेरित होती है। इसी प्रकार छुई मुई के पौधे की पत्तियां का स्पर्श करने पर मुरझाना भी वृद्धि से मुक्त गति का एक उदाहरण है। फिर हम बात करें अगर कि कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती, जैसे जंतुओं और पौधों में, जैसा कि हम आपको अभी समझा चुके हैं। तो आइए सजीवों में होने वाली गति के मूल सिद्धांतों का अब हम वर्णन करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो गति और जीवन को समझने के लिए हमें कुछ अवधारणाएं जाननी होंगी। सबसे पहले कि जंतु गति दर्शाते हैं, जैसे कि बिल्ली का दौड़ना और झूले पर बच्चे, तो यह दर्शाते हैं कि सजीव बाहरी उद्दीपनों के बिना भी सक्रिय रहते हैं। सजीवों में होने वाली गति अक्सर उनके आसपास के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति एक अनुक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य स्वयं को सुरक्षित रखना या वातावरण के साथ तालमेल बिठाना होता है। अब सजीव को अपने लाभ के लिए
पर्यावरणीय परिवर्तनों का उपयोग करते हैं, यानी कि जीव पर्यावरण में होने वाले इन बदलावों का उपयोग अपने लाभ और उत्तरजीविता के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी जैविक आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा कर पाते हैं। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पौधों का सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन का एक उदाहरण है, जिससे वे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपनी वृद्धि को प्रकाश की दिशा में निर्देशित करते हैं। वहीं अगर इसी प्रकार आप देखें तो भैंस क्या करती हैं? वो अपना भोजन पचाने के लिए जुगाली करती रहती हैं, यानी कि यह भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिससे वे भोजन से अधिकतम पोषण प्राप्त कर सकती हैं और पाचन को बेहतर बना सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पौधे के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को यह चित्र दर्शाता है, जिसमें पौधे का तना एक दिशा से आने वाले सूर्य की प्रकाश की ओर झुक गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सजीवों में गति के प्रकार। फिर आप देख सकते हैं पहलू दिए गए हैं, फिर वृद्धि संबंधी गतियां और गैर वृद्धि संबंधी गतियां दी गई हैं। तो सजीवों में वृद्धि संबंधी गतियां वे होती हैं जो धीमी और स्थायी होती हैं तथा जीव के विकास और वृद्धि ऊर्जा पर निर्भर करती हैं, जैसे कि मिट्टी को चीरते हुए अंकुर का ऊपर आना। ये गतियां आमतौर पर अपरिवर्तनीय होती हैं और मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत वृद्धि मुक्त गतियां अत्यंत तीव्र, तत्काल और अस्थायी होती हैं, जिन्हें मांसपेशियों या यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से संपन्न किया जाता है और इन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, जिसका सबसे सटीक उदाहरण किसी बिल्ली का दौड़ना या कूदना है। अतः जहां वृद्धि आधारित गतियां संरचनात्मक बदलाव लाती हैं, वही गैर वृद्धि गतियां पर्यावरण के प्रति त्वरित अनुक्रिया और संचलन पर केंद्रित होती है। तो आप देख सकते हैं कि गति जो होगी वृद्धि संबंधियों की धीमी और क्रमिक होगी, वही गैर वृद्धि संबंधी गतियां आमतौर पर तेज और तत्काल होती है। अवधि उनकी स्थायी है, इधर उनकी अस्थायी है। तो यह सब आपको मैं समझा चुकी हूँ। आशा है आपको यह समझ में आया होगा कि सजीवों में गति के प्रकार किस किस तरीके से होते हैं और क्या उनका उत्क्रमणीयता, ऊर्जा की आवश्यकता, अवधि और उदाहरण होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जंतु तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं और ऊतकों का एक जटिल जाल होते हैं, यानी कि जो यह जाल होता है यह पूरे शरीर में फैला होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शरीर के हर कोने से विद्युत संकेतों को प्राप्त करना और उन्हें अत्यंत तीव्र गति से मस्तिष्क तक पहुंचाना है, ताकि शरीर हर स्थिति में सक्रिय रह सके, चाहे हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं। हमारे आसपास होने वाले बदलाव, जैसे अचानक तेज रोशनी या किसी गर्म वस्तु का स्पर्श, उद्दीपन कहते हैं या ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये उद्दीपन कहलाते हैं। तंत्रिका तंत्र इन बाहरी और आंतरिक बदलावों को तुरंत पहचानता है और उनके प्रति एक सुव्यवस्थित अनुक्रिया तैयार करता है। यह समन्वय ही हमें खतरों से बचाने और वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। तंत्रिका तंत्र केवल बाहरी घटनाओं पर ही प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि यह शरीर के आंतरिक अंगों के कार्य जैसे हृदय की धड़कन और श्वसन दर को भी नियंत्रित करता है। यह हमारे पांचों इंद्रियों से प्राप्त संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण करता है और मस्तिष्क में उनकी व्याख्या करता है, जिसे हम देख, सुन और स्वाद लेकर महसूस कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एक संचार सेतु की तरह कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देश मांसपेशियों और ग्रंथियों तक सही समय पर पहुंचे। अंगों के बीच यह
निरंतर अंतःक्रिया ही शरीर को एक संतुलित और एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने में मदद करती है, जिससे चलना, बोलना या सोचना जैसी जटिल प्रक्रियाएं संभव नहीं होती हैं। अब अगर हम तंत्रिका तंत्र के घटक के बारे में जाने, उन पे चर्चा करें, तो सबसे पहले है कि मानव तंत्रिका तंत्र एक जटिल एकीकृत प्रणाली है जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो मुख्य प्रसंस्करण केंद्र है, और दूसरा परिधीय तंत्रिक तंत्र, जो सीएनएस को शरीर से बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह विभाजन सूचनाओं के संचरण और विश्लेषण को व्यवस्थित बनाता है। फिर अगर हम बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शरीर के दो सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित अंग शामिल हैं, जो कि क्या है, मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी के भीतर, और मेरुरज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी के भीतर शामिल होते हैं। मस्तिष्क सभी प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण करता है, यानी कि निर्णय लेता है, और निर्देशों को भोजन भेजता है, जबकि मेरुरज्जु मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं और मस्तिष्क तक जाने वाले संदेशों के लिए मार्ग प्रदान करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र वास्तव में असंख्य तंत्रिका तंतुओं का एक विशाल जाल है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर सिर से पैर तक पूरे शरीर में फैला होता है। ये तंत्रिकाएं संवेदी अंगों जैसे कि आंख, कान और त्वचा से सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निर्देशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाग शरीर के समन्वय में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से तंत्रिका तंत्र के घटक आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर चित्र में आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को देख सकते हैं। आप यह देखेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र का आरेख मुख्य रूप से दो भागों में प्रदर्शित कर दिया गया। अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें, जिसमें शरीर के मध्य अक्ष पर स्थित मस्तिष्क और उससे जुड़ी लंबी मेरुरज्जु दिखाई देती है, जो मुख्य नियंत्रण केंद्र है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली उन अनेक धागों जैसी तंत्रिकाओं के जाल को दर्शाता है, जो पूरे शरीर, हाथ, पैर और आंतरिक अंगों तक फैली होती है। यह चित्र स्पष्ट करता है कि कैसे सीएनएस सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पीएनएस उन सूचनाओं को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाकर समन्वय स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित करता है। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचनाओं का विश्लेषण करता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र उन सूचनाओं को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाकर समन्वय स्थापित करता है। अब हम क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका देखते हैं। इसे हम अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस कहा जाता है। अब हम अगर बात करें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, पूरे शरीर के वह नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यह शरीर के भीतर और बाहर से आने वाले सभी सूचनाओं का संगम स्थल है, जहां से शरीर की हर छोटी बड़ी गतिविधि को संचालित और विनियमित किया जाता है। जब हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख, कान, त्वचा इत्यादि पर्यावरण से कोई संकेत प्राप्त करती है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उन संवेदी आंकड़ों को प्राप्त कर उनका गहन विश्लेषण करता है, और यह न केवल सूचनाओं को प्राप्त करता है, बल्कि
उनकी व्याख्या भी करता है, ताकि हम अपने आसपास के परिवेश को सही ढंग से समझ सके और महसूस कर सके। निर्णय लेने और आदेश के लिए यह बहुत जिम्मेदार होता है। यह प्राप्त जानकारी के आधार पर तय करता है कि शरीर को क्या कदम उठाना चाहिए और फिर विद्युत संकेतों के माध्यम से संबंधित मांसपेशियों या ग्रंथियों को आवश्यक निर्देश भेजता है। उद्दीपनों के प्रति उचित प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है, यानी कि केंद्रित तंत्रिक तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया सटीक और संतुलित हो। उदाहरण के लिए, किसी गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत हाथ हटा लेना, जो यह हमारा निर्णय होता है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जिससे शरीर को संभावित क्षति से बचाया जा सके और जटिल परिस्थितियों में भी अनुकूलन बना रहे। तो यह है आपकी कुछ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य सूचक प्रसंस्करण और नियंत्रण केंद्र है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना है। यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सभी संवेदी सूचनाओं को एकत्रित और विश्लेषित करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और शरीर के स्वैच्छिक व अनैच्छिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए निर्देश भेजता है। अनिवार्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित कर पर्यावरण के प्रति सटीक अनुक्रिया सुनिश्चित करता है। तो यह थी आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की भूमिका के बारे में कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए, इनका प्राथमिक कार्य यह होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के बाहरी हिस्सों जैसे हाथ, पैर और विभिन्न आंतरिक अंगों को जोड़ना। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु और शरीर की परिधि के बीच संपर्क स्थापित करता है। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में तंत्रिका तंतुओं का एक व्यापक नेटवर्क फैलाकर विभिन्न शारीरिक अंगों के बीच तीव्र संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह संवेदी अंगों से सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्रियात्मक निर्देश मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाता है, जिससे निर्बाध संदेह प्रवाह सुनिश्चित होता है। फिर हम बात करें अगर परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो यह सुनिश्चित करता है कि शरीर बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सके। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ठंडी सतह को छूते हैं तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाती है और अनुक्रिया वापस आती है, जिससे आप अपनी मांसपेशियों को हिला पाते हैं। यह समन्वय जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परिधीय तंत्रिका तंत्र विद्युत संकेतों या तंत्रिका आवेगों के संचरण को संभव बनाता है। ये संकेत शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करते हैं। यह संचरण ही शरीर की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं और जटिल गतिविधियों को संभव बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तंत्रिकाणु और उनके संचार के बारे में। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि तंत्रिकाणु क्या होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, जो सूचनाओं के संरक्षण के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित होती है। इसमें एक मुख्य कोशिकाएं होते हैं, जिसका कार्य शरीर के विभिन्न कोशिकाएं होता है, जिसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों को तीव्र विद्युत आवेगों के रूप में
संप्रेषित करना है। तंत्रिका कोशिका के अग्रभाग पर स्थित ध्रुमाकृतिक बाहरी वातावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। ये संरचनाएं रासायनिक संकेतों को पहचान कर उन्हें विद्युत आवेग में बदल देती है, जिससे सूचना कोशिका के भीतर प्रवेश करती है। विद्युत आवेग कोशिका काय से निकलकर तंत्रिकाक्ष नामक लंबी संरचना के माध्यम से आगे बढ़ता है। तंत्रिकाक्ष इस आवेग को बिना किसी अवरोध के तंत्रिका के अंतिम सिरे तक तीव्र गति से ले जाने का कार्य करते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के सूक्ष्म स्थान को अंतर्ग्रथन तल कहते हैं। यहाँ पहुंचकर विद्युत आवेग रसायनों का विमोचन करता है और जो अगली तंत्रिका होगी, यानी कि जो अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक में फिर से विद्युत आवेग उत्पन्न कर सूचना को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका का आरेख दिया गया है, जो कि उसकी संरचना और तंत्रिका पेशीय संधि के कार्य तंत्र को बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आप यह देखेंगे कि जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कैसे ध्रुमाकृतिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर तंत्रिकाक्ष उन्हें विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से दूर ले जाते हैं। फिर चित्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कि उस सूक्ष्म संगम स्थल को दर्शाता है जहां तंत्रिका का अंतिम सिरा एक पेशी कोशिका से मिलता है। इस संधि पर विद्युत आवेग रासायनिक संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मांसपेशियों को संकुचित होने का निर्देश देता है और शरीर की गतियों को संचालित करता है। आगे हम इन तंत्रिका कोशिका की संरचना का अवलोकन करेंगे, जिसमें एक तंत्रिका कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है कोशिका काय, दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष, तीसरा होता है ध्रुमाकृतिक, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में अभी जान चुके हैं। अगर हम कोशिका काय के बारे में बात करें तो कोशिका काय सोमा में केंद्रित होता है और यह कोशिका की गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ध्रुमाकृतिक शाखा जैसी संरचनाएं होती हैं जिनका प्राथमिक कार्य अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संदेश या सूचनाएं प्राप्त करना होता है। वहीं अगर अब हम तंत्रिकाक्ष की बात करें तो तंत्रिकाक्ष एक लंबी संरचना है जो कि विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूर अगले तंत्रिकाणु या लक्ष्य अंग की ओर ले जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं की संरचना और तंत्रिका पेशीय संधि के कार्य तंत्र को प्रदर्शित यह आरेख कर रहा है। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कैसे ध्रुमाकृतिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और तंत्रिकाक्ष उन्हें विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से दूर ले जाते हैं। चित्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग उस सूक्ष्म संगम स्थल को दर्शाता है जहां तंत्रिका का अंतिम सिरा एक पेशी कोशिका से मिलता है। इस संधि का विद्युत आवेग रासायनिक संकेतों में परिवर्तन हो जाता है, जो कि मांसपेशियों को संकुचित होने का निर्देश देता है और शरीर की गतियों को संचालित करता है। आगे बढ़ते हैं और कोशिका काय के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, कोशिका काय में केंद्रक और अन्य कोशिका अंग होते हैं, यानी कि जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक और अन्य महत्वपूर्ण कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स स्थित होते हैं। यह भाग कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक सभी जैविक घटकों को अपने भीतर समाहित रखता है। कोशिका काय तंत्रिका कोशिका को भी चयापचय गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। यह ऊर्जा उत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जिससे तंत्रिकाणु अपनी संरचना को सुरक्षित रखने और सक्रिय रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। कोशिका काय के भीतर स्थित केंद्रक में डीएनए होता है जो तंत्रिकाणु के संपूर्ण परिचालन और कार्यों को नियंत्रित करता है।
यह अनुवंशिक जानकारी यह तय करती है कि तंत्रिकाणु किस प्रकार विकसित होगा और शरीर के अन्य अंगों के साथ कैसे संचार करेगा। कोशिका काय ध्रुमाकृतिक से प्राप्त होने वाले विभिन्न विद्युत संकेतों को एकत्रित करता है और फिर उनका विश्लेषण करता है। अब जब विश्लेषण हो जाएगा तो विश्लेषण के पश्चात यही भाग उन संकेतों के प्रति एक ठोस अनुक्रिया या आवेग उत्पन्न करता है और उसे तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आगे भेजने की शुरुआत करता है। तो हम यह आरेख पहले समझ चुके हैं, अब हम इसके हर एक भाग को विस्तार में समझ रहे हैं। अब देखिए, ध्रुमाकृतिक कश की बात करें तो ध्रुमाकृतिक कश को हम ध्रुमाकृतिक भी कहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार में जानें। सबसे पहले ध्रुमाकृतिक तांत्रिक कोशिका की वे विशिष्ट हिस्से हैं जो बाहरी वातावरण या अन्य समीपवर्ती तंत्रिकाणु से सूचनाओं प्राप्त करने का प्राथमिक कार्य करते हैं। इनके सिरों पर भी विशेष संवेदीग्राही यानी कि संवेदीग्राही इनके ऊपर उपस्थित होते हैं जो कि रसायनों की उपस्थिति को पहचानते हैं। यह संचार की पहली सीढ़ी है जहां कोई भी बाहरी उद्दीपन सबसे पहले शरीर के संपर्क में आता है और उसे ग्रहण किया जाता है। जब ध्रुमाकृतिक किसी सूचना या रासायनिक संकेत को प्राप्त करते हैं तो उनके सिरों पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया प्राप्त सूचना को तुरंत एक विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। यह रूपांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तंत्रिका तंत्र के भीतर संदेश केवल विद्युत आवेगों के रूप में ही यात्रा कर सकते हैं। ध्रुमाकृतिकस तंत्रिकाणु के सतही क्षेत्रफल को संपर्कों के लिए बढ़ाते हैं। एक बार जब ध्रुमाकृतिकों द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न कर दिया जाता है तो यह आवेग ध्रुमाकृतिकों की शाखाओं से होता हुआ कोशिकाएं काय की ओर प्रवाहित होता है। ध्रुमाकृतिक एक एंटीना की तरह कार्य करते हैं जो कि संकेतों को इकट्ठा करके उन्हें तंत्रिकाणु के मुख्य केंद्र तक पहुंचाते हैं ताकि वहां उनका विश्लेषण किया जा सके। फिर वे ध्रुमाकृतिकों की संरचना पेड़ की शाखाओं जैसी होती है जो तंत्रिकाणु के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। यह शाखित स्वरूप एक साथ कई अलग अलग तंत्रिकाणु से संपर्क स्थापित करने और एक ही समय में विभिन्न दिशाओं से आने वाली सूचनाओं को कुशलतापूर्वक ग्रहण करने में सहायता करता है, जिससे शरीर की प्रतिक्रिया तंत्र बहुत ही तीव्र और प्रभावी हो जाते हैं। तो यह इस आरेख में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्रुमिका दिखाई गई है। अब आगे बढ़े और तंत्रिकाक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तंत्रिकाक्ष क्या होते हैं? तंत्रिकाक्ष कोशिका काय से निकलने वाला एक लंबा और पतला प्रवर्ध होता है। इसका प्राथमिक और एकमात्र कार्य विद्युत संकेतों या आवेगों को कोशिका काय से दूर अगले तंत्रिकाणु, मांसपेशी या ग्रंथि तक पहुंचाना है। यह एक केबल की तरह काम करता है। यह एक केबल की तरह काम करता है जो सूचना को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तंत्रिकाक्ष अक्सर माइलिन नामक एक वसायुक्त पदार्थ के आवरण से ढका होता है। यह माइलिन आवरण एक विद्युत रोधी के रूप में कार्य करता है। इस आवरण के कारण विद्युत आवेग कूद कूद कर यात्रा करते हैं, जिससे सूचना का संचरण अत्यंत तीव्र हो जाता है। तंत्रिकाक्ष अंत में शाखाओं जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, जिसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं या फिर टर्मिनल बटन कहते हैं। ये सिरे की वह स्थान है जहां तंत्रिकाक्ष अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ अंतर्ग्रथन या अंतर्ग्रथन बनाते हुए संचार स्थापित करता है। यहाँ पर तंत्रिका संचारक रसायन मुक्त होते हैं। तंत्रिकाक्ष की लंबाई से या तंत्रिकाक्ष की लंबाई में बहुत
अधिक विविधता हो सकती है। ये कुछ 1 इंच के अंश यानी कि मिलीमीटर से लेकर कई फुट लंबे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी से पैर तक जाने वाले तंत्रिकाक्ष बहुत लंबे होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मस्तिष्क के संदेश पैरों तक तुरंत पहुंच सके। आगे अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चित्र दूसरे में आप तंत्रिकाक्ष के बारे में जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तंत्रिकाणु की कार्यप्रणाली कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। देखिए कैसे होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत आवेगों और रासायनिक संकेतों के एक संयोजन के माध्यम से किसके संयोजन के माध्यम से तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत आवेगों और रासायनिक संकेतों के एक संयोजन के माध्यम से सूचनाओं को अत्यंत तीव्र गति से प्रसारित करती हैं। तो जब सूचनाएं तंत्रिकाणु के भीतर यात्रा करती हैं तो वे विद्युत रूप में होती हैं, और जब वे तंत्रिकाणु से दूसरे तंत्रिकाणु तक जाती हैं तो रासायनिक संकेतों में बदल जाती है। सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य स्थित अंतर्ग्रथन के पार तंत्रिका संचारक नामक रसायनों के माध्यम से भेजी जाती हैं। ये रसायन एक तंत्रिकाणु के सिरे से मुक्त होकर अगले तंत्रिकाणु के ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, जिससे सूचना का प्रवाह निरंतर बना रहता है। फिर अगर हम सिनॉप्टिक दरार की बात करें तो ये दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक सूक्ष्म अंतराल या खाली स्थान है जहां संकेतों का संचरण होता है। यह भौतिक संपर्क की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है और रासायनिक मध्यस्थों के लिए एक आवश्यक मार्ग प्रदान करता है ताकि सूचनाएं एक तंत्रिकाणु से दूसरे तंत्राणु में कुशलतापूर्वक परागमन कर सके। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान करती हैं, जिनमें संज्ञान यानी कि सोचना और समझना, शरीर की गति और संवेदनशील शामिल है। यह जटिल नेटवर्क ही हमें पर्यावरण के साथ बातचीत करने, निर्णय लेने और अपने अंगों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के माध्यम से संपन्न होता है। तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को प्राप्त करने और उन्हें प्रसारित करने का कार्य करते हैं, जबकि पेशीय ऊतक उन सूचनाओं के आधार पर संकुचित होकर शरीर में गति उत्पन्न करते हैं, जिससे पूरा शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जीवित रहने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों या उद्दीपनों को पहचानने और उनके प्रति उचित अनुक्रिया देने की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी गर्म वस्तु का स्पर्श हो या अचानक हुई तेज आवाज, यानी कि तंत्रिका तंत्र इन संकेतों को तुरंत पकड़ता है ताकि शरीर को संभावित खतरों से सुरक्षित रखा जा सके। वातावरण से आने वाली सभी सूचनाओं का पता विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे यानी कि द्रुमाकृतिका द्वारा लगाया जाता है। अब जो ये सिरे हैं, ये सिरे एक संवेदनशील ग्राही की तरह कार्य करते हैं, जो बाह्य संकेतों को प्राप्त करते ही एक विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे सूचना का संचरण शुरू होता है। ये विशिष्ट ग्राही हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक, कान, नाक और जीभ। अब जो ये सभी अंग हैं, ये अंग बाहरी दुनिया और हमारे तंत्रिका तंत्र के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की भौतिक और
रासायनिक जानकारियों को संवेदी इनपुट में बदल देते हैं। अलग अलग इंद्रियों के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट ग्राही होते हैं। उदाहरण के लिए रस संबंधी ग्राही स्वाद को पता लगाती है, जबकि घ्राण ग्राही गंध की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह विशिष्टता ही हमें भोजन के स्वाद और वातावरण की महक के बीच स्पष्ट अंतर करने में सक्षम बनाती है। यहाँ पर आप ज्ञानेंद्रियां देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ज्ञानेंद्रियां देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो वो बाहरी वातावरण को सूचना एकत्र करती है। मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श जैसे उद्दीपनों को विद्युत आवेगों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। फिर यह प्रक्रिया हमें अपने परिवेश को समझने, खतरों को पहचानने और उनके प्रति उचित अनुक्रिया देने में सक्षम बनाती है। अब अगर हम आगे बढ़े और संवेदी संबंध के बारे में जाने तो क्या होता है। देखिए, हमारी स्वाद और गंध की इंद्रियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तब हम भोजन करते हैं, जो हमारा मस्तिष्क केवल जीभ से मिलने वाले स्वाद के संकेतों पर ही नहीं, बल्कि नाक से प्राप्त होने वाली गंध की सूचनाओं पर भी निर्भर करता है। इससे क्या होता है? इससे हमें भोजन के वास्तविक जायके का भी अनुभव होता है। तो क्या बोला हमने कि स्वाद और गंध आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें कि जब हमारी नाक बंद है, यानी कि बंद नाक स्वाद की धारणा को प्रभावित करती है। मतलब कि यदि हमारी नाक बंद हो तो यह हमारे स्वाद बोध की को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। गंध के संकेतों के बिना मस्तिष्क भोजन के पूर्ण स्वाद को पहचानने में हम असमर्थ रहते हैं, जिसका कारण भोजन अक्सर बेस्वाद या हमें फीका महसूस होता है। इसीलिए जब कभी भी आपकी तबीयत खराब होती है या आपको जुकाम हो रहा होता है, तो आप यह अक्सर बोलते होंगे कि हमें खाने में स्वाद नहीं आ रहा। तो यह सब कुछ इसी कारण होता है। अब यह प्रक्रिया संवेदी एकीकरण का एक सटीक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे हमारा तंत्रिका तंत्र अलग अलग इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को मिलाकर एक समग्र अनुभव तैयार करता है, जिससे हमें परिवेश की एक सटीक जानकारी मिलती है। तो तंत्रिका तंत्र की जटिलता को यह सब कुछ दर्शाता है। अब हम क्रियाकलाप 6.1 की बात करें तो उसमें हमें एक क्रिया गतिविधि की मदद से संवेदी तंत्रों और उनके अभिकारकों को समझना होगा। सबसे पहले हम अपने मुंह में थोड़ी सी चीनी डालनी होगी और हमें जानना होगा कि इसका स्वाद कैसा है। तो देखिए, हमें इसका स्वाद पता चल जाएगा कि इसका मीठा स्वाद होगा। अब अपनी नाक को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच दबाकर बंद करना है और अब हमें जानना है कि आपका स्वाद कैसा लग रहा है। तो इस गतिविधि को जारी रखते हुए स्वाद और गैस का संबंध जानते हैं इस गतिविधि की मदद से। तो देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मुंह में थोड़ी मात्रा में चीनी रखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, और आप देखेंगे कि इसको अभी आपको स्वाद मीठा लगेगा। पर जैसे ही आप चीनी को अपने मुंह में रखेंगे और अपनी उंगलियों से अपनी नाक को पूरी तरीके से बंद कर लेंगे, तो आपको जो उस चीनी की मिठास है उसका अनुभव अब कम होने लगेगा। तो स्वाद पहले की तुलना में अब फीका हो गया है और हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? हमने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि स्वाद और गंध आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब आपकी नाक आप बंद करते हैं तब आपको आपकी सूंघने की शक्ति को सीमित कर देते हैं, जो आपके स्वाद लेने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन का वास्तविक स्वाद वास्तव में स्वाद और गंध दोनों का एक संयोजन होता है। आगे बढ़े और प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझते हैं कि वे क्या होती हैं। तो देखिए, प्रतिवृद्धि क्रियाएं जो होती हैं, आप उसके शब्द से ही समझ सकते हैं कि प्रतिवृद्धि शब्द का प्रयोग आप उन क्रियाओं के लिए करेंगे जो
पर्यावरण में होने वाले किसी अचानक परिवर्तन के प्रति एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में होंगी। यह जीव की सुरक्षा के लिए एक स्वचालित तंत्र है जो कि बाहरी उद्दीपन के मिलने या फिर हम बोलेंगे जो किसी बाहरी उद्दीपन के मिलते ही सक्रिय हो जाता है। अब देखिए, सचेत सोच या नियंत्रण के बिना की गई क्रियाएं, यानी कि इन क्रियाओं की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें करने के लिए हमें सचेत रूप से सोचना या योजना बनानी नहीं पड़ती है। ये क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के सोचने वाले हिस्से के हस्तक्षेप के बिना ही अत्यंत तीव्रता से संपन्न किए जाते हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। जैसे उदाहरण के लिए, हम खतरे से दूर कूदते हैं या फिर जैसे ही हमने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा हम उसे तुरंत हटा लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं में शरीर का एक विशिष्ट त्वरित अनुक्रिया तंत्र कार्य करता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें संवेदी सूचन सीधे मेरुरज्जु तक जाती है और वहीं से तत्काल पेशियों को निर्देश भेज दिया जाता है। जैसे प्रतिक्रियाओं की गति बिजली की तरह तेज होती है। अब यहाँ पर कुशल नियंत्रण और समन्वय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में जो कि 6.2 है, जहां पर आप प्रतिवर्ती चाप जानेंगे। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हाथ में मौजूद ग्राही उद्दीपन को ग्रहण कर संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिका के जरिए मांसपेशियों को संकुचित होने का निर्देश भेजती है। यह आरेख स्पष्ट करता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही मेरुरज्जु स्तर पर पूर्ण हो जाता है, जिससे शरीर को संभावित क्षति से बचाने के लिए अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होती है। आगे बढ़ते हैं और इसके मूल घटकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ग्राही, जो कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों अथवा उद्दीपनों का पता लगाता है। जैसे कि त्वचा में स्थित ग्राही गर्म वस्तु का तुरंत पता लगा लेते हैं जैसे ही हम उसे स्पर्श करते हैं। फिर मेरुरज्जु तक संकेत कौन ले जाते हैं? संवेदी तंत्रिकाणु। फिर एकीकरण केंद्र की अगर हम बात करें तो यह मेरुरज्जु के भीतर स्थित वह क्षेत्र है जहां संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका के बीच संबंध स्थापित होता है। यहाँ प्राप्त संकेतों का त्वरित प्रसंस्करण किया जाता है और बिना मस्तिष्क की प्रतीक्षा किए, यानी कि बिना मस्तिष्क के किसी भी सिग्नल की प्रतीक्षा किए तत्काल निर्णय ले लिया जाता है। फिर अगर हम एक एक केंद्र से प्रदान निर्देशों या प्रतिक्रिया संकेतों को यह कोशिका मेरुरज्जु से वापस कार्यकारी अंग तक पहुंचाती है, यानी कि प्रेरक तंत्रिकाणु जो है यह कार्य करती है और इसका कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आदेश को कार्यस्थल तक ले जाना है तथा प्रभावक, यानी कि यह वह पेशी या ग्रंथि होती है जो प्रेरक तंत्रिका से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अंततः अनुक्रिया करती है। और उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे आपके हाथ की जो पेशियां हैं आप उनका संकुचित होना महसूस कर सकते हैं जैसे ही हाथ किसी गर्म वस्तु से पीछे हटेगा। तो यही यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप को दर्शाया गया है। जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू रहा है तो किस तरीके से यह कार्य करती है। अब हम प्रतिक्रिया क्रियाओं की कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के दौरान सूचनाओं का प्रवाह तंत्रिका आवेगों के संचरण के माध्यम से होता है, जो अत्यंत तीव्र गति से विद्युत संकेतों के रूप में शरीर में यात्रा करते हैं। फिर सचेत चिंतन से अधिक प्रक्रमण समय लगता है। कई तंत्रिकाओं को जटिल अनुक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी कि विचार करने या सोचने की प्रक्रिया में कई तंत्रिका कोशिकाएं के बीच एक अत्यंत जटिल अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है जो कि प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर सकती है। शरीर में विचार करने वाले ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं को के घने और जटिल जालों से बने होते हैं जो प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। यह सघन
चाल अथवा विचार करने वाला ऊतक कपाल के भीतर अग्र मस्तिष्क में स्थिर होता है, जहां से शरीर की अधिकांश ऐच्छिक एवं जटिल प्रक्रियाओं का नियमन व नियंत्रण किया जाता है। तो यही चित्र इन्हीं सभी चीजों को बताता है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मस्तिष्क और संकेत संचरण की बात करें तो मस्तिष्क शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है और निरंतर संपूर्ण शरीर से सूचनाएं एवं संकेत प्राप्त करता रहता है। यह इन संकेतों को प्राप्त करता है, जहां इन संकेतों का विश्लेषण करता है ताकि शरीर की विभिन्न प्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। अब मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं पूरे शरीर में एक संचार मार्ग की तरह फैली होती हैं। ये तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदी संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाने और मस्तिष्क के आदेशों को पुनः अंगों तक पहुंचाने का कार्य अत्यंत कुशलता से करती है। और सोचने की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, यानी कि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की सूचना पर गहराई से विचार करने या सोचने की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जटिल नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का विश्लेषण और पिछले अनुभवों के साथ मिलान करना शामिल होता है। फिर सोचने में लगने वाला यह अतिरिक्त समय आपातकालीन स्थितियों में जैसे आग या स्पर्श या किसी खतरे का सामना में खतरनाक साबित हो सकता है। यदि ऐसे स्थितियों में मस्तिष्क सचेत रूप से सोचने के बाद प्रतिक्रिया दे तो शरीर को गंभीर हानि पहुंच सकती है। तो हम बोलेंगे इसलिए यहाँ पर तेज प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि बिना सोचे समझे तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सके। अब हम जानते हैं कि ये प्रतिव्रत कैसे काम करते हैं। तो उद्दीपन संवेदी ग्रही द्वारा यह पताया लगा जाता है कि एक बार अगर उद्दीपन की पहचान हो जाए तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं उस सूचना को विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर लेती हैं और उसे सीधे मेरुरज्जु तक पहुंचा देती हैं। अब क्या होगा? मस्तिष्क तक संदेश भेजने वाली लंबी प्रक्रिया के बजाय यह संकेत का प्रसंस्करण सीधे मेरुरज्जु से ही होता है। यहाँ संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं आपस में मिलकर एक तीव्र निर्णय ले लेती हैं, जिससे मेरुरज्जु द्वारा लिए गए निर्णय या अनुक्रिया संकेत को प्रेरक तंत्रिका कोशिका वापस कार्यकारी अंगों जैसे कि पेशियों या ग्रंथियों तक ले जाती है। अब जैसे ही प्रेरक तंत्रिका से निर्देश प्राप्त होते हैं, संबंधित पेशियां या ग्रंथियां तुरंत अनुक्रिया करती हैं। उदाहरण के तौर पर गर्म वस्तु का स्पर्श होते ही हाथ की पेशियां संकुचित होकर उसे झटके से पीछे हटा लेती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिया संपन्न होने के बाद मस्तिष्क को सूचित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सोचने में लगने वाले समय के कारण शरीर को कोई नुकसान न पहुंच सके तथा यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित और अनैच्छिक होती है। इसका अर्थ यह है कि यह हमारे सचेत नियंत्रण के बिना स्वतः ही संपन्न हो जाती है, जो इसे अत्यंत विश्वसनीय बनाता है। इसलिए यह सचेत मस्तिष्क नियंत्रण को बाईपास करती है और पूरा होने में मिली सेकेंड लेती है। तो यह था हमारा बिंदु जो कि परिवर्तन के काम करने की का पूरा व्याख्यान करता है। अब हम प्रतिवर्ती क्रियाविधि का विकासवादी महत्व जान लेते हैं। देखो, धीमी मस्तिष्क प्रसंस्करण के कारण यह विकसित होता है। अब कई श्रेणी के जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक अत्यधिक जटिल तंत्रिकाणु नेटवर्क या विचार करने वाले ऊतक मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में जीवों में परिवर्तित तंत्र ही पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने का एकमात्र और प्राथमिक माध्यम होता है। यह तंत्र सचेत विचार या सोचने की आवश्यकता के बिना ही एक अत्यंत कुशल अनुक्रिया तंत्र प्रदान करता है। यह सूचना को सीधे मेरुरज्जु स्तर पर
संसाधित करके अंगों को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है, जिससे कार्य क्षमता बनी रहती है। भले ही मनुष्य जैसे उन्नत जीवों में सोचने के लिए जटिल मस्तिष्क विकसित हुआ हो, फिर भी प्रतिवृत्ति क्रियाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमारे शरीर में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां यह तंत्र मस्तिष्क के साथ समांतर रूप से कार्य करते हैं। परिवर्ती क्रियाएं जीवों की उत्तरजीविता और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। यह सुनिश्चित करती है कि शरीर बिना किसी मानसिक प्रयास के हानिकारक उद्दीपनों से श्वेत सुरक्षित रहे, जो जैविक रूप से जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है। तो आज का व्याख्यान इतना ही था। अब हम आज के व्याख्यान का सारांश जान लेते हैं। देखिए, जीवों में गति जीवन का संकेत दे सकती है और यह वृद्धि का पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाओं से जुड़ी हो सकती है। फिर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की व्यवस्था तंत्रिका और पेशीय ऊतकों के माध्यम से की जाती है। तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को प्राप्त और प्रसारित करता है, जबकि पेशीय ऊतक उन निर्देशों के अनुसार कार्य कर शरीर की गतियों को नियंत्रित करते हैं। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां विशिष्ट ग्रहियों की सहायता से पर्यावरण से सूचनाएं एकत्रित करती है। ये ग्राही बाहरी उद्दीपनों को पहचानकर उन्हें तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे सूचना का संचरण शुरू होता है। अब तंत्रिका आवेग विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिकाणु के माध्यम से यात्रा करते हैं। इस प्रकार में सूचनाएं विद्युत आवेगों के रूप में तंत्रिकाणु के भीतर चलती हैं और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक तंत्रिकाणु से दूसरे तक पहुंचती हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में जाना था कि ये उद्दीपनों के प्रति होने वाली तत्काल और अनैच्छिक अनुक्रियाएं हैं। इन्हें सचेत सोच के बिना अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है, ताकि शरीर को अचानक आने वाले खतरों से सुरक्षित रखा जा सके। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु से बनने वाला एक त्वरित तंत्रिका मार्ग है, जो आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए मस्तिष्क के जटिल प्रसंस्करण को बाईपास कर देता है और यह सीधा मार्ग सूचना और प्रतिक्रिया के बीच के समय को न्यूनतम कर देता है। तथा विकास की दृष्टि से अगर हम प्रतिवर्ती चाप की बात करें तो यह तीव्र अनुक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए विकसित हुए थे और आज भी अत्यधिक विकसित मस्तिष्क वाले जीवों में भी यह तंत्र उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बना हुआ है, क्योंकि यह जीवन रक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो अब हम आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रतिवर्ती क्रिया और चलने में क्या अंतर है। तो आइए इसका अंतर देखते हैं। जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया की अगर हम बात करें तो वो किसी उद्दीपन के प्रति एक तीव्र और स्वचालित अनुकार्य है, जो मुख्य रूप से मेरुरज्जु के नियंत्रण में होती है, न कि सचेत मस्तिष्क के रूप में। जबकि एक प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे सचेत सोच या विचार पर निर्धारित नहीं होती, अनैच्छिक रूप से होती है। और वहीं अगर अब हम ऐच्छिक क्रिया की बात करें, जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं, तो वो क्या होती है। जैसे कि चलने की क्रिया में मस्तिष्क द्वारा सोचना शामिल होता है कि हमें कब, कहां और कितना चलना है। और टहलने की ऐच्छिक क्रिया में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से सिर्फ मेरुरज्जु के स्तर पर ही पूरी होती है। अब हम दूसरा पाठ्यगत प्रश्न जानते हैं, जो कि है दो तंत्रिकाणु के बीच अंतःग्रथन पर क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। देखिए, जब हम बात करेंगे दो तंत्रिकाणु की, यानी कि अंतःग्रथन पर पहुंचने के बाद विद्युत संकेतों को विशिष्ट रसायनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये रसायन आसानी से दो तंत्रिकाणु के बीच के सूक्ष्म रिक्त स्थान को पार कर लेते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें पुनः विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। इस विशेष प्रक्रिया के माध्यम से तंत्रिका आवेग निरंतरता बनाए रखते हुए एक
तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका तक सफलतापूर्वक प्रसारित होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तंत्रिका कोशक, कोशिकाएं या न्यूरॉन की संरचना आपको इस चित्र में दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ध्रुविका, कोशिका काय और केंद्रक को। फिर आप देख सकते हैं कि तंत्रिका संचारी किस तरीके से हो रही है और वह तंत्रिका अंत तक पहुंचती है। तो यह थे हमारे एनसीईआरटी पर आधारित कुछ पाठ्यगत प्रश्न। अब हम इस व्याख्यान के मुख्य नोट्स जान लेते हैं। सबसे पहला है कि संवेदी अंगों में अभिग्राहक होते हैं जो पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगाते हैं और विद्युत आवेगों को उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर आप तंत्रिकाणु की बात करें तो तंत्रिकाणु संदेश बिजली के संकेतों के माध्यम से भेजते हैं, जो उन्हें ध्रुमाकृतिका के सिरों से शुरू होते हैं, जो उनके ध्रुमाकृतिकस या ध्रुमाकृतिका के सिरों से शुरू होते हैं। अब जो यह ध्रुमाकृतिकस होता है, ये दूसरे तंत्रिकाणु से जानकारी प्राप्त करते हैं और जब कोई संकेत आता है तो यह तंत्रिकाणु के बिजली के चार्ज में बदलाव लाते हैं, जिससे एक आवेग पैदा होता है जो तंत्रिकाणु के लंबे फाइबर, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं, के साथ यात्रा करता है। फिर यह बिजली का संकेत अगले तंत्रिकाणु को या किसी मांसपेशी या ग्रंथि को पास होता है ताकि प्रतिक्रिया पूरी हो सके। फिर जब तंत्रिकाणु एक दूसरे को या किसी और सेल को क्या करता है, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम बोले कि तंत्रिकाणु एक दूसरे को या किसी और कोशिका यानी सेल को संदेश भेजना चाहते हैं, तब वो क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, तब वो क्या करते हैं, अंतर्ग्रथन या फिर जिसको हम स्नैप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर वो कुछ संदेश का उपयोग करते हैं, कुछ केमिकल सिग्नल्स यानी कि कुछ रासायनिक संदेश का उपयोग करते हैं और ये संदेश इस तरीके से होते हैं कि जहां उन्हें तंत्रिका संचारक कहते हैं, जो तंत्रिकाणु के बीच के छोटे छोटे जो वहां पर क्या होंगे, वहां पर रिक्त स्थान होगा, उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे और अगले सेल से जुड़ जाएंगे। इससे हम क्या समझते हैं कि सिनेप्सिस पर रासायनिक संकेत तंत्रिकाणु और अन्य कोशिकाओं के बीच आवेगों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। वहीं तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाणु के एक नेटवर्क से बना होता है जो विद्युत आवेग संवहन के लिए विशेषीकृत होता है और प्रतिवर्ती क्रियाएं पर्यावरणीय उत्तेजनों के लिए स्वचालित और तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं जो सचेत विचार को दरकिनार करती है और प्रतिवर्ती चाप रीढ़ की हड्डी में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़कर तीव्र प्रक्रियाओं को सुगम बना देती है और अंत में प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क और जटिल प्रसंस्करण को या फिर उन दोनों को शामिल किए बिना तीव्र प्रतिक्रियाओं की अनुमति देते हैं। यह हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह था हमारा आज का व्याख्यान। अब आज के व्याख्यान के लिए आपके पास रोचक प्रश्न आपको दिए जाते हैं जो कि आपको स्वयं हल करना है। सबसे पहला है कि तंत्रिका तंत्र में परिवर्तित क्रियाओं और ऐच्छिक क्रियाओं के संसाधित होने के तरीकों की तुलना कीजिए और तंत्रिका मार्गों और प्रतिक्रिया समय के संदर्भ में समानताएं और अंतर क्या है और तत्काल प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिवर्ती चापों द्वारा मस्तिष्क को बाईपास करने यानी कि छोड़कर जाने के लाभों और हानियों के बारे में बताइए कि वो क्या क्या हो सकती है और किसी जीव के अस्तित्व के लिए यह किन परिदृश्यों में लाभकारी या हानिकारक हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न है जो आपको स्वयं हल करने हैं ताकि आप इस पूरे व्याख्यान का निष्कर्ष निकाल सके। तो यह था हमारा आज का व्याख्यान। आशा है आपको हर एक अनुच्छेद समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपना यह व्याख्यान यही समाप्त करती हूँ। आप सभी का ध्यानपूर्वक इस अध्याय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।